जी वरुण पाठक, अंशु जी, जी गुड इवनिंग। आलोक कुमार जी नमस्ते। संजय त्रिपाठी जी गुड इवनिंग सर। वॉइस और वीडियो क्वालिटी जो है अगर क्लियर हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम आगे स्टार्ट करें फिर। जी उमा मिश्रा जी गुड इवनिंग। सनी श्रीवास्तव जी, जी गुड इवनिंग सनी जी। क्लियर है जी 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 वरुण। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है स्टार्ट होने से पहले क्लास लाइक और शेयर कर दीजिए। आशीष सिंह गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो है टॉपिक। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस रहेंगी वो मंडे और ट्यूसडे रहेंगी इवनिंग में, शाम को 4 से 5। रेखा कुशवाहा जी गुड इवनिंग रेखा जी। दिव्यांशी वैष्णवी सर थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम है। अच्छा अभी आपको वॉइस सही आएगी, वो फैन थोड़ा सा स्लो कर दिया है मैंने। सत्येंद्र कुमार टाइगर जी प्रणाम सत्येंद्र जी। गुलिस्तान गुड इवनिंग। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले डेली रूटीन की तरह जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो आज भी हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। दिव्यांशी वैश्वार जी जी कौस्तुभ त्रिपाठी जी धन्यवाद। तो आइए जो है अब हम पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले को लेकर के, तो प्लीज आप लोग बताइए कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले से रिलेटेड जो प्रोविजन सीपीसी में दिया हुआ है वो कहां पर दिया हुआ है। कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। हम फटाफट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लें फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन सीपीसी में दिया है प्लीज आप लोग आंसर करिए कहां पर है ये। सत्येंद्र कुमार टाइगर जी सेक्शन 35 रीड विथ। सत्येंद्र जी मैंने पूछा है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। जी संजय त्रिपाठी जी आपका आंसर एकदम सही है, सेक्शन 35 बी। इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो हमारा दिया हुआ है सेक्शन 35 बी में। सत्येंद्र जी सेक्शन 35 जो है कॉस्ट से रिलेटेड। और भी जो आंसर करना चाहे जी रेखा जी सेक्शन 35 बी कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। सत्येंद्र कुमार टाइगर, अरे कोई बात नहीं सत्येंद्र जी, बस
जो है हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको हो जाती है सेक्शन 35, 35A एंड 35B में। हमें वही चीजें ध्यान रखनी है कि कॉस्ट, फिर कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। जी गुलिस्तान प्रवीण जी, बहुत अच्छा। अब जो है हमने पढ़ा था कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम और फॉल्स और वेक्सिशियस डिफेंसेस। इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है सीपीसी में वो कहां पर दिया हुआ है? आशीष सिंह सेक्शन 35B, एडवोकेट दिव्यांशी बैसवाल सेक्शन 35B। जी गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम एंड फॉल्स और वेक्सिशियस डिफेंस, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है सीपीसी में वो कहां पर है? संजय त्रिपाठी जी सेक्शन 35A। तो हम लोगों ने देखा था, हिमांशु मिश्रा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हिमांशु जी। तो हमने देखा था कॉस्ट जो था सत्येंद्र जी, देखिए कॉस्ट जो था सेक्शन 35 में, बहुत अच्छा सत्येंद्र जी, आपने आंसर बहुत सही किया, करेक्ट आंसर है आपका। तो देखिए हमने देखा था सेक्शन 35 में कॉस्ट था, फिर सेक्शन 35A में था कंपनसेटरी कॉस्ट फॉर फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम एंड डिफेंसेस, और कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले को लेकर के था सेक्शन 35B। हमें ये तीनों चीजें याद रखनी है। अब प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि जो कंपनसेटरी कॉस्ट जो यहाँ पर आपको पे करनी है, जिसको लेकर के हमने सेक्शन 35A देखा था, तो सेक्शन 35 में जो आपको कंपनसेशन पे करना होता है उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना दिया हुआ है? सेक्शन 35A में जो कंपनसेटरी कॉस्ट की हमने बात की, उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट आपको कंपनसेट करने के लिए कोर्ट चार्ज करेगी वो अमाउंट कितना है? जी आशीष सेक्शन 35A इज कंपनी। जी सही है आपका आंसर। अब आप प्लीज मुझे बताइए कि इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, जो आपको जो है कंपनसेट करना पड़ेगा, इसको लेकर के कोर्ट जो आपसे चार्ज करेगी? दिव्यांशी बैसवाल सेक्शन 35A। जी रेखा कुशवाहा 3000 रुपीज। जी हाँ सही है आपका रेखा, जो यहाँ पर जो है 3000 रुपीज की बात किया है। सत्येंद्र जी मैक्सिमम 3000 एंड नॉट एक्सीडिंग पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। जी एकदम करेक्ट आंसर है आपका। संजय त्रिपाठी 3000 रुपीज। जी गुलिस्तान प्रवीण 3000, दिव्यांशी बैसवाल 3000। ठीक है, चलिए लगभग सभी ने सारे आंसर सही किए हैं। तो मैं आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हम अब आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें कर ले तो ज़्यादा बेटर रहता, ताकि क्लास में स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं रहता, तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हिमांशु मिश्रा मैक्सिमम 3000 रुपीज़। जी तो आइए जो है आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक सबको बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें भी दिख रही होंगी क्लियर। तो तो जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने देखिए हर एक चीज़ को प्रोसेस और स्टेप वाइज जो है हमने स्टार्ट किया था, प्रोसेस के साथ हम चल रहे हैं। तो हमने पहले सीपीसी का ऑब्जेक्ट देखा, नेचर देखा, स्कोप देखा, कुछ क्लासेस हमारी इसी पे चली, फिर हमने हिस्ट्री बैकग्राउंड वगैरह भी देखा, फिर हम डेफिनेशन क्लॉज पे गए, फिर डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट करने के बाद हमने सेक्शन 3 टू लेकर के सेक्शन 8 तक कंप्लीट किया था, जहाँ पर पे हमने सेविंग क्लॉज देखा था, रेवेन्यू कोड्स पे जो लॉ का सीपीसी का एप्लीकेशन होगा कैसे होगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ये देखा था हमने सेक्शन 5 में। फिर हमने पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन सेक्शन 6 में देखा, फिर प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोड 7 में देखा, फिर प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोड 7 में देखा, एंड देन प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोड को लेकर के हमने सेक्शन 8 देखा। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने आपसे पहले ही बताया था कि बीच बीच के हमने काफ़ी प्रोविजंस जो है डेफिनेशन क्लॉज के ही सेक्शंस के साथ जो है कवर किए थे। उसके बाद कुछ डेफिनेशन ऐसे भी थे जो कि बीच के पार्ट में दिए हुए थे, जैसे कि इंटरेस्ट और कॉस्ट, इसको लेकर के भी हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली। अब जो है आज आइए देखते हैं हम आगे कैसे क्लास चलानी है और कैसे हमें पढ़ना है।
तो आप लोग अपनी सीपीसी के इंडेक्स को देखिए। अगर आप लोगों ने सीपीसी की बेयर ले रखी हो तो आप लोग प्लीज इंडेक्स पे फोकस करिए, और जो मैं बोलता हूँ बस आप उसे सुनते रहिए। अगर बोर्ड पे किसी को कुछ क्लियर नहीं भी दिख रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो मेरी तरफ से या आपकी तरफ से। तो आइए प्राइमरली हमें क्या फोकस करना है और कैसी चीज़ों को समझना है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, अभी आप जो है अपने बेयर के इंडेक्स पे ध्यान दीजिए। तो जब अब हम अपनी क्लासेस देखेंगे, क्योंकि अब सूट को लेकर के हम चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी सूट पे देखेंगे, सूट के बाद जो हमारी अगली क्लास चलेगी वो होगी प्रोसीडिंग को लेकर के। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसीडिंग जो सीपीसी में दिया हुआ है, उसको देख करके देखेंगे। और इसके बाद जो है हम लास्ट में चलेंगे एग्जीक्यूशन पे, क्योंकि एग्जीक्यूशन लास्ट में होता है तो हम एग्जीक्यूशन पे लास्ट में चलेंगे। तो पहले हम सूट, फिर प्रोसीडिंग और फिर एग्जीक्यूशन। और इस सूट के बाद और प्रोसीडिंग के बाद कुछ चीजें और आएंगी आपकी, जैसे कि आपका अपील हो गया, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन हो गया और मिसलेनियस हो गया। मिसलेनियस हम ऑलरेडी काफी चीजों के साथ कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं, फिर भी हम इन तीनों को अलग से कवर करेंगे, अपील, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन और मिसलेनियस। तो सूट, फिर प्रोसीडिंग, फिर अपील, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन और फिर एग्जीक्यूशन। और यहाँ पर आपका कुछ और भी आ जाएगा, जैसे कि रेस्टिट्यूशन हो गया या और भी चीजें हैं, तो वो हम देख लेंगे कि हमें और क्या कवर करना है। लास्ट में हम एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। तो जो सूट को लेकर के है, तो यहाँ पर आप समझिए कि जब आप सूट को लेकर के देखेंगे, तो जब आप सीपीसी के इंडेक्स में देखिए पार्ट 1 दिया होगा, तो ये पार्ट 1 कहता है सूट इन जनरल, और ये दिया हुआ है सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 35 तक। अगर आप लोगों को अपने इंडेक्स में आप देखें तो आपको दिख रहा होगा पार्ट 1 सूट इन जनरल, सेक्शन 9 टू सेक्शन 35। इसके बाद आप देखिए पार्ट 4। जब आप पार्ट 4 देखेंगे तो कहता है सूट इन पार्टिकुलर केसेस। यहां हम लोगों ने देखा सूट इन जनरल केसेस, सेक्शन 9 टू सेक्शन 35। फिर हमने देखा सूट इन पार्टिकुलर केसेस, ये हम देखेंगे सेक्शन 79 टू 88। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्पेशल प्रोसीडिंग, और यहां पर आर्बिट्रेशन और स्पेशल केसेस। तो हम जनरल केसेस, पार्टिकुलर केसेस और स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस और आर्बिट्रेशन दोनों आपका स्पेशल प्रोसीडिंग का पार्ट हो जाता है। ये तीन चीजें आपको दिख जाएंगी पार्ट 1, पार्ट 4, पार्ट 5 में। पार्ट 1 सेक्शन 9 टू सेक्शन 35, पार्ट 4 सेक्शन 79 टू सेक्शन 88, पार्ट 5 स्पेशल प्रोसीडिंग सेक्शन 89 टू सेक्शन 93। अगर आप लोगों ने अपनी बेयर के इंडेक्स में देखा हो तो आपको ये चीजें बड़े आसानी से मिल जाएंगी। तो अभी जो है, पहले जब हम देखते हैं कि सूट इन जनरल केसेस, तो वो हमें मिलेगा 9 टू 35। फिर हम देखेंगे सूट इन पार्टिकुलर केसेस, तो वो हमें मिलेगा 79 टू 88। फिर हम देखेंगे जब स्पेशल प्रोसीडिंग में आर्बिट्रेशन को में जो मैटर जाएंगे, यानी कि आउटसाइड कोर्ट जो डिस्प्यूट हमारे सेटल होंगे, और उसके बाद वही हम देखेंगे स्पेशल केसेस को लेकर के 90 टू 93। ठीक है। अब जो है, अगर यहां तक सबको क्लियर हो जो मैंने आपको बताया, तो अब इसके बाद आता है हमारा, अब देखिए यहां पे हम उल्टा चलेंगे, जिसमें कम सेक्शंस कवर हो रहे होंगे उन्हें हम पहले कवर करेंगे, ताकि देखिए कॉन्सेप्ट पूरा बना रहे। इससे मतलब नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही सारी चीजों को कवर करें। अगर हमारे छोटे छोटे पार्ट्स आगे के भी कवर होते रहेंगे, तो जब हम उनको एक साथ रीड करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और वैसे भी जो हमारी क्लास खत्म होगी सीपीसी की, तो हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को मतलब 2 से 3 से 4 क्लासेस में एक साथ मर्ज करके कवर करने की कोशिश की जाए। फिलहाल हम इसे तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे, जैसे कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले इंट्रो, ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री वगैरह देखा, फिर हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज देखा, फिर आगे जो और डेफिनेशंस छोटी छोटी दी हुई हैं उन्हें देखा, फिर मैंने आपको बताया कैसे क्लासेस चलेंगी। फिर हम सूट पे आए, सूट में हमने जनरल केसेस, पार्टिकुलर केसेस और स्पेशल केसेस ऐसे देखने हैं। इसमें सबसे छोटा आपको मिलेगा आर्बिट्रेशन, और आर्बिट्रेशन यानी कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट, ये आपको मिलेगा सेक्शन 89। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सेक्शन 89। फिर हम कल देखेंगे स्पेशल केसेस में 90 टू 93। इसके बाद फिर हम जाएंगे पार्टिकुलर केसेस पे, और फिर हम जाएंगे जनरल केसेस पे। ये चारों जब हो जाएंगे तो हम लोग एक बार फिर से सेक्शन 9 से लेकर के 93 तक सारे जो केसेस यहां हम देख रहे हैं इन्हें एक साथ देखेंगे, और ये होने के बाद ही हम प्रोसीडिंग पे आएंगे। ठीक है। तो आइए आज हम देखते हैं पार्ट 5 में जो स्पेशल प्रोसीडिंग है,
स्पेशल प्रोसीडिंग दो पार्ट में बटा है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, आर्बिट्रेशन और स्पेशल केसेस में। आर्बिट्रेशन से लेकर के रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 89। अभी हम लोग देखेंगे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट। जब आप देखेंगे सेक्शन 89 तो यही कहता है। देखिए इसके समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो ये कहने का यहाँ पर ये है मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कोर्ट में ही सारे मामले सुलझाए जाएं। कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स भी होते हैं जिनको आउटसाइड कोर्ट भी क्या किया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग में ही वो सारी चीजें सेटल हो। तो ये सेक्शन जो 89 है ये 1999 के अमेंडमेंट से स्पेशली ऐड किया गया है। और हम देखेंगे इसके सब्सटेंटिव पार्ट को भी, फिर हम देखेंगे इसके प्रोसीजरल पार्ट को भी। आइए पहले हम समझते हैं कि जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन को लेकर के बात की गई है, तो क्या ऐसा है कि वो हमें केवल सिविल प्रोसीजर कोड में ही मिलता है, या अन्य लॉ भी जो हम लोग पढ़ते हैं या हम पढ़ते चले आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक, या 5 ईयर एलएलबी में फर्स्ट से लेकर के 10th सेमेस्टर तक, तो और भी जो छोटे छोटे प्रोविजंस जो हमें मिलते आए हैं लॉज में, डिफरेंट लॉज में, उन्हें भी हम कवर करते हैं। तो आर्बिट्रेशन जो यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट को लेकर के सेक्शन 89 है, इस पे जाने से पहले हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि हमने क्या और भी लॉज में इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा है। तो देखिए आप सभी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने बेयर ओपन करने का आप सभी के पास टाइम ना हो तो फिर भी आप सेक्शन 51D आर्टिकल 51D नोट कर सकते हैं। ये आपका पार्ट 4 में है, डीपीएसपी में लास्ट आर्टिकल है ये डीपीएसपी का। और जब आप देखेंगे 51 के डी में, तो ये कहता है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट्स होंगे उनको स्टेट कैसे सेटल करने की कोशिश करेगा। तो जब आप आर्टिकल 51D देखेंगे तो यहां पर दिया है थ्रू द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। यहां मात्र आर्बिट्रेशन वर्ड दिया है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप प्लीज नोट डाउन करिए। केवल आर्बिट्रेशन वर्ड का यूज किया है आर्टिकल 51D में। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 देखेंगे डीपीएसपी और उसके आर्टिकल 51 के पार्ट क्लॉज डी में देखेंगे, तो वहां पर दिया हुआ है कि जो सेटलमेंट होगा डिस्प्यूट्स का वो कैसे होगा, आर्बिट्रेशन से। ये तो हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात। आइए और देखते हैं कहां कहां है। तो जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे 1872, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जब आप सेक्शन 3 देखेंगे, जहां पर कोर्ट की डेफिनेशन जब आप देखेंगे, तो वहां पर बताया है एनी पर्सन, मजिस्ट्रेट और जज जो एम्पावर्ड है लॉ द्वारा एविडेंस लेने के लिए, वही आएगा कोर्ट की डेफिनेशन में। और वहां कहा है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51D आपने देखा। फिर जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 में कोर्ट की डेफिनेशन देखेंगे, तो वहां कहा है एनी पर्सन, मजिस्ट्रेट या जज जिसको कि एम्पावर्ड किया गया है लॉ द्वारा एविडेंस लेने के लिए, उसको छोड़ करके तो उनको वो किसकी डेफिनेशन में आएंगे, कोर्ट में। किसको छोड़ करके, आर्बिट्रेटर को। ये मिल जाएगा आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में। ये आपको मिल जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51D में। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 28। जब आप सेक्शन 28 देखेंगे तो वो बात कहता है, सिंपल सा हम समझते हैं क्या कहता है, कि आप कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही ये तय नहीं कर देंगे। अगर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में पॉइंट मेंशन कर रहे हैं क्या कि हमारा डिस्प्यूट जो होगा वो जो है किसी कोर्ट में मतलब कोर्ट की कार्रवाई में नहीं जाएगा, इस प्रकार का आप कोई बार लगा रहे हैं कि हमारा अगर कोई मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया या सामने वाले ने ब्रीच किया और ऐसी कंडीशन आप डाल रहे हैं उसमें कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ऐसा कोई आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो आपका ये जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइड होगा। ये कहता है सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। लेकिन जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 28 का एक्सेप्शन देखेंगे तो वो कहता है कि ऐसा पॉइंट या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में आप ये मेंशन जरूर कर सकते हैं कि हम इसे थ्रू द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेशन, अगर कुछ ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि सेक्शन 28 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसका एक्सेप्शन है आपका आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। तो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 51D पार्ट 4 डीपीएसपी,
फिर हमने देखा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3, फिर हमने देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 28 जिसका एक्सेप्शन है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, और ये भी अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा अमेंडमेंट था, अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 28 में अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। फिर आइए हम देखते हैं और कहां कहां इससे रिलेटेड प्रोविजंस है। तो आप में से कई स्टूडेंट ने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा होगा 1955। जब आप इसका सेक्शन 23 देखते हैं तो वहां पर भी कहा है कि पार्टीज के बीच रिकंसिलिएशन कराया जाएगा अगर पॉसिबल हो तो, और ये जो रिकंसिलिएशन होगा ये कैसे होगा, आउटसाइड कोर्ट होगा। लेकिन जो भी डिस्प्यूट होंगे किस एक्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, और ये कहां दिया हुआ है, सेक्शन 23 में। और यहां पर दिया हुआ है टाइम पीरियड 15 दिन का, यानी कि 15 दिन के लिए एडजर्न कर दिया जाएगा, और इस दौरान अगर रिकंसिलिएशन हो सकता है पार्टीज के बीच तो वो कराने का प्रयास किया जाएगा। फिर हम देखेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इसको 5th सेमेस्टर में देखा होगा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। और ये जब आप एक्ट देखेंगे तो ये एक्ट मेनली 4 पार्ट्स में बट डिवाइडेड है, और ये टोटल जो है सेक्शन 87 सेक्शन कंटेन करता है। फिर एक एक्ट आता है लीगल सर्विस एंड अथॉरिटी एक्ट 1987। इसमें भी कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट को लेकर के। तो आई थिंक आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51D, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 28, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 23, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पार्ट 4 और सेक्शन 87 इतना कंटेन करता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ये हो गई सीपीसी 1908 पे सेक्शन 89 पे जाने से पहले की बात। तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रोविजन नोट ना किसी ने कर पाया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे बताइए। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं सीपीसी का सब्सटेंटिव पार्ट रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन, यानी कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट, एंड देन आफ्टर हम चलेंगे प्रोसीजरल पार्ट पे। तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि यहां तक मतलब किसी का पॉइंट मिस हो गया हो या ना क्लियर हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। अगर किसी का यहां तक कुछ क्लियर ना हो और अगर सब कुछ क्लियर है तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए, फिर हम आगे स्टार्ट करें। तो हमने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 51D देखा, जहां मात्र आर्बिट्रेशन वर्ड का यूज किया गया है। डिस्प्यूट्स को जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ होते हैं उनको थ्रू द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेशन हम सॉल्व करेंगे। जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आर्टिकल 51D देखा। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने सेक्शन 3 देखा, जहां कोर्ट की डेफिनेशन में आर्बिट्रेटर को नहीं रखा गया है। फिर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 28 देखा, जहां पर साफ साफ कहता है कि क्या कहता है कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग एक्सेप्शन हो सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और वहां पे हमने देखा क्या, सेक्शन 23 15 दिन, ये टर्म आप याद रखिएगा। फिर हमने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पढ़ा होगा काफी स्टूडेंट ने। जी सत्येंद्र जी बहुत धन्यवाद। देखिए अभी ये आंसर किया है सत्येंद्र जी ने। तो जो सेक्शन 28 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें जो है अमेंडमेंट जो है 1997 में हुआ है। अगर आप लोगों ने बेयर ली हो तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, और मुझे लगता है आया भी होगा किसी पहले के एग्जाम्स में। फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है वो टोटल सेक्शन 87 कंटेन करता है, और वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो 1987 का एक एक्ट है, जिसमें कुछ प्रोविजंस वो कंटेन करता है, कैसे, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट को लेकर के। और इसका मतलब क्या, यानी कि जैसे हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियल सेटलमेंट या लोक अदालत के जो मैटर होंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे मेनली सीपीसी के सब्सटेंटिव पार्ट में सेक्शन 89, और उसके बाद प्रोसीजरल पार्ट में इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो। तो आई थिंक यहां तक सबका क्लियर होगा। आइए हम देखते हैं सीपीसी 1908। तो जो हम सीपीसी 1908 देखते हैं, तो सीपीसी 1908 में आप बेयर में प्लीज पार्ट 5 देखिए, और पार्ट 5 का आप सेक्शन 89 देखिए, क्योंकि आज हम लोग
जो हमारा यहाँ पर स्पेशल प्रोसीडिंग दिया हुआ है पार्ट 5 में, उसमें हम देखेंगे सेक्शन 89, और कल हम स्पेशल केसेस जो दिया हुआ है वहां यानी 90 से लेकर के 93 तक उसे देखेंगे। तो पहले हम सीपीसी के पार्ट 5 में सेक्शन 89 को आज देखेंगे। तो सेक्शन 89 के पास आप 2-3 चीजें हैं, आप नोट कर लीजिए कि पहली बात तो जो मलिमठ कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे 1999 में एक्ट ऑफ 46 यानी कि 1999 का जो 46 नंबर का एक्ट था उसके हेल्प से इसको जो है इंसर्ट किया गया सेक्शन 89 को, यानी कि 1999 के अमेंडमेंट से आया है 89। याद करना बड़ा आसान है, 1999 उससे आया 89। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? तो मलिमठ कमेटी की रिकमेंडेशन पे। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। अब ये यहां पर सिंपल सा, अगर आप अपनी बेयर ले और बेयर देखें तो वहां पर कहता है कि कोर्ट देखेगी कि जो भी उसके सामने मैटर आया है या जो भी डिस्प्यूट है, क्या वो ऐसे एलिमेंट्स कंटेन करता है जिसको देख करके ये लगे कि इस मैटर को आउटसाइड कोर्ट भी क्या किया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है। तो अगर कोर्ट देखती है और उसे ऐसा लगता है क्या कि मैटर को आउटसाइड कोर्ट भी सेटल किया जा सकता है, डिस्प्यूट को आउटसाइड कोर्ट भी सेटल किया जा सकता है, तो वो क्या करेगी, पार्टीज को रेफर करेगी और डायरेक्ट करेगी कि आप जो सेक्शन 89 है उसमें जो विभिन्न मोड दिए हुए हैं उनमें से किसी एक मोड को ऑप्ट करिए और मैटर को आउटसाइड कोर्ट क्या करिए, या डिस्प्यूट को आउटसाइड कोर्ट क्या करिए, सेटल करिए। तो जब आप सेक्शन 89 देखेंगे तो सेक्शन 89 में जो आपको सेक्शन 89 में डिफरेंट मोड दिए हुए हैं, वहां पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए, वहां नेगोशिएशन नहीं दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 51D में मात्र आर्बिट्रेशन है, वैसे यहां पर नेगोशिएशन नहीं है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है नोट करना क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि सेक्शन 89 में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट को लेकर के जो मोड्स दिए हुए हैं उनमें से इनमें से कौन सा मोड नहीं दिया हुआ है। तो आप यहां पे प्लीज नोट कर लीजिए कि नेगोशिएशन नहीं दिया है, नेगोशिएशन भी एक मोड है। और वहां पर जब हमने देखा था तो वहां मात्र आर्बिट्रेशन था, यहां फिर दिया क्या क्या है, तो आइए इसे देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो यहां दिया है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट प्लस लोक अदालत और लास्ट मीडिएशन। तो यहां पर मेनली आपको 5 चीजें दी हुई हैं, यानी कि आर्बिट्रेशन, उसके बाद कंसिलिएशन, उसके बाद जुडिशियल सेटलमेंट और लोक अदालत और उसके बाद मीडिएशन। अब यहां जब आप देखेंगे तो इसके नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन से रिलेटेड में अगर आप मोड ऑप्ट करते हैं, यानी कि पार्टीज इन दोनों मोड को ऑप्ट करती है तो कार्रवाई कैसे चलेगी। तो मान लीजिए कि पार्टी आर्बिट्रेशन को चूज करती है या कंसिलिएशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट को सेटल करना चाहती है, तो उन कार्रवाइयों पे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जो है, जो कि 4 पार्ट में बटा हुआ है जिसमें कि धारा 87 है, उसके तहत ही ये क्या होगा, डिस्प्यूट सेटल होगा। उसी के प्रोसीजर या उसी के प्रोविजंस इस पर लागू होंगे। सीपीसी 1908 का यहां फिर कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। और उसके बाद जो अगर आपने मान लीजिए कि आर्बिट्रेशन को ऑप्ट किया है, तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो पार्ट 1 में सेक्शन 2 से लेकर के सेक्शन 43 तक दिया हुआ है। और अगर आपने मान लीजिए कि कंसिलिएशन को ऑप्ट किया तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो दिया हुआ है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के पार्ट 3 में सेक्शन 61 से लेकर के सेक्शन 81 तक। तो आई थिंक आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन से रिलेटेड ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी या आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं, अगर आपने ऑप्ट किया जुडिशियल सेटलमेंट के थ्रू अपने डिस्प्यूट को सेटल कराना या लोक अदालत में आप जाना चाहते हैं, तो अगर जुडिशियल सेटलमेंट या लोक अदालत के तहत अगर मामले की सुनवाई होगी तो ये डील होंगे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से। जैसे आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन ऑप्ट करने के बाद सारी कार्रवाई आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के हिसाब से चलेगी, वैसे अगर जुडिशियल सेटलमेंट या लोक अदालत के तहत मैटर सॉल्व करना है या डिस्प्यूट को सेटल करना है तो वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत क्या किया जाएगा, प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे। और अगर बात आती है मीडिएशन की, तो यहां पर कोर्ट क्या कराएगी, कोर्ट यहां पार्टीज के बीच कॉम्प्रोमाइज कराएगी। देखिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो हैं ये मतलब हैं तो बड़े इजी, लेकिन क्वेश्चन बन जाए तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो आप सारी चीजें ही नोट करते चलिए। मैंने आपको बताया
कि जब आप पार्ट 5 देखेंगे जो कि क्या कहता है, स्पेशल प्रोसीडिंग की बात करता है, और वहां पर मैंने आपको बताया 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था, एक आर्बिट्रेशन और एक स्पेशल केसेस को लेकर के। आज हम आर्बिट्रेशन को देख रहे हैं, सेक्शन 89। यहां पर हमने देखा कि कोर्ट को अगर लगता है कि जो डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच, वहां पर क्या है, एलिमेंट जो है वो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट को लेकर के कुछ एलिमेंट्स वहां पर हैं, मौजूद हैं, तो वो पार्टीज को डायरेक्ट करेगी कि आप सेक्शन 89 में जो डिफरेंट मोड दिए हुए हैं उनके तहत किसी एक मोड को ऑप्ट करके अपने डिस्प्यूट को सेटल कराने का प्रयास करिए। वहां पर हमने देखा कि आर्बिट्रेशन दिया हुआ है, कंसिलिएशन दिया हुआ है, लोक अदालत दिया हुआ है, जुडिशियल सेटलमेंट दिया है और मीडिएशन दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपने आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन को ऑप्ट किया, तो आप आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत डील होंगे, जो कि मेनली 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, जो कि कंटेन करता है सेक्शन 87। फिर मैंने आपको बताया अगर आपने आर्बिट्रेशन को ऑप्ट किया है तो आप डील किए जाएंगे, मतलब जो आपका डिस्प्यूट होगा वो चलेगा किस प्रोविजन के हिसाब से, वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के पार्ट 1 में जो कि दिया हुआ है सेक्शन 2 से लेकर के सेक्शन 43। फिर अगर मान लीजिए कि आपने मीडिएशन कंसिलिएशन को ऑप्ट किया तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के पार्ट 3 में सेक्शन 61 से लेकर के सेक्शन 81 तक आपको जो है चलेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपने मान लीजिए कि लोक अदालत और या जुडिशियल सेटलमेंट कराना है तो वहां पर कौन से प्रोविजंस चलेंगे, तो वहां पर चलेंगे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के प्रोविजन। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो नेक्स्ट पार्ट कहता है मीडिएशन। मीडिएशन में क्या कहता है कि कोर्ट खुद ही पार्टीज के बीच कॉम्प्रोमाइज कराने का प्रयास करेगी। तो यहां तक जो है सबको क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने आपको बताया कि सेक्शन 89 में नेगोशिएशन जो एक मोड है वो जो है नहीं दिया हुआ है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इतना अगर आप लोगों का क्लियर हो तो फिर मैं आगे जो है करता हूं। तो यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम देखेंगे तो आगे हमें एक चीज और जानना जरूरी है, क्या जो सेक्शन 89 है ये कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि अगर उसको कुछ एलिमेंट्स दिखते हैं तो वो पार्टीज को डायरेक्ट करे। तो एक केस है, उस केस के आने से पहले इसे मैंडेटरी माना जाता था। एक केस है 2010 का, उससे पहले ये मैंडेटरी था, लेकिन वो केस आने के बाद क्लैरिटी आ गई, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सेक्शन 89 को जब आप पूरी तरीके से रीड करेंगे या इसके प्रोसीजरल पार्ट को भी, तो ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन माना जाता था कि ये मैंडेटरी है। लेकिन एक केस है जिस केस में डिसीजन आने के बाद काफी चीजें क्लियर हो गई, और वो केस था एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड केस 2010 सुप्रीम कोर्ट का। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड केस 2010, ये लीडिंग केस है, प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेक्शन 89 पे एक लीडिंग केस है, और इस केस के आने के बाद काफी चीजें क्लियर हो गई। और इस केस के आने के बाद ये हुआ कि नहीं, सारे ही केसेस को कोर्ट को पार्टीज को डायरेक्ट करना कि आप जाइए डिस्प्यूट को आउटसाइड कोर्ट सेटल कराने, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ये मैंडेटरी भी है। अब वो केसेस क्या हैं, उनकी लिस्ट क्या है, आइए हम देखते हैं। तो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड केस 2010 जो है, इस केस आने के बाद ये बताया गया कि केस रिलेटेड टू क्या, ट्रेड, आप लोग नोट करते चलिए, केस रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेड, कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट, मैट्रिमोनियल केसेस, टॉर्ट से रिलेटेड केस, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से रिलेटेड जो क्लेम के केसेस होंगे, या जो कंज्यूमर डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस होंगे, यानी कि इन केसेस में कोर्ट को मैंडेटरी होगा कि वो पार्टीज को क्या कहे, डायरेक्ट करे कि आप सेक्शन 89 के तहत अपनी कार्रवाई आगे चलाइए। तो आपने अगर नोट ना किया हो तो फिर नोट कर लीजिए, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड केस 2010, किस किस केसेस में, ट्रेड के केसेस में, कॉमर्स के केसेस में, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में, मैट्रिमोनियल केसेस में, टॉर्ट के केस में, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट रिलेटेड केसेस। तो ये वो एक लिस्ट है। अब जो है हमने इसके सब्सटेंटिव पार्ट को कंप्लीट कर लिया, साथ में हमने एक लीडिंग केस भी देख लिया। अब जो है हमारी क्लास चलेगी प्रोसीजरल पार्ट पे, और ये प्रोसीजरल पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम एक बार इसको समराइज करेंगे, फिर आज की क्लास ओवर करेंगे। तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए। जी दिव्यांशी जी, तो यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो तो फिर हम जो है अपना प्रोसीजरल पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं।
प्रोसीजरल पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है ऑर्डर 10 जो है सीपीसी का उसे खोल लीजिए। देखिए ऑर्डर 10 सीपीसी, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट। जब आप ऑर्डर 10 देखेंगे वो है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट। देखिए सेक्शन 89 में संजय जी जो है आर्बिट्रेशन, आप बेयर अगर आपने ली हो तो आपको वहां क्लियर हो जाएगा। वहां पर जो मोड दिए हुए हैं डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कोर्ट के बाहर, वो है आर्बिट्रेशन के तहत, कंसिलिएशन के तहत, जुडिशियल सेटलमेंट, और जुडिशियल सेटलमेंट में इंक्लूडेड है लोक अदालत के तहत जो मैटर को रिजॉल्व करना है या सेटल करना है, और एक है मीडिएशन। यहां पर नेगोशिएशन नहीं दिया हुआ है। जी आशीष सिंह जी धन्यवाद। तो यहां तक जो है मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो मैंने बैकग्राउंड में बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 51D देखा, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 देखा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 28 देखा जिसमें कि 1997 में अमेंडमेंट हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 23 देखा, 15 दिन देखा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 देखा, पार्ट 4 कंटेन करता है और सेक्शन 87 कंटेन करता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 देखा। फिर हमने सीपीसी 1908 का पार्ट 5 देखा जहां पर कि हमने सेक्शन 89 देखना स्टार्ट किया जो कि मलिमट कमेटी की रिपोर्ट में 1999 में अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। यहां पर हमने सेक्शन 89 में जो मोड्स देखे उसमें था आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट और मीडिएशन। यहां पर नेगोशिएशन नहीं दिया हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि इससे पहले ये मैंडेटरी था, कब 2010 से पहले, लेकिन एक केस आता है, केस आने के बाद चीजें बदल जाती हैं और उस केस में कह दिया जाता है कि नहीं सारी ही चीजों के लिए तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल चीजें हैं, यानी कि स्पेशल डिस्प्यूट है रिलेटेड टू सम स्पेशल सब्जेक्ट, तो उन सब्जेक्ट मैटर पे आपको क्या करना होगा, पार्टीज को रेफर करना ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेड, कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट, मैट्रिमोनियल केसेस, टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम, एंड उसके बाद मैंने बताया आपको कंज्यूमर डिस्प्यूट केसेस। तो यहां तक सबको क्लियर होगा। अब आइए हम देखते हैं अपना प्रोसीजरल पार्ट, और प्रोसीजरल पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, आप लोग प्लीज अपनी बेयर में ऑर्डर 10 जो कि एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट से रिलेटेड है उसे देखिए। अब जब हम प्रोसीजरल पार्ट पे जाते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के, तो सिविल प्रोसीजर कोड के जब प्रोसीजरल पार्ट पे जाएंगे तो हमें देखना होगा ऑर्डर 10। और मैं जब भी बोलूँ प्रोसीजरल पार्ट यानी कि आपको जाना है कहाँ, शेड्यूल 1। और शेड्यूल 1 में मैंने आपको बताया था कि 51 ऑर्डर है। काफी ऑर्डर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि 50, 51, 4 और 33, ऐसे काफी हैं जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आइए हम देखते हैं 43। आइए अब आज देखते हैं हम ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट में जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट से रिलेटेड प्रोसीजरल पार्ट में प्रोविजन दिए हुए हैं वो कहाँ है। तो आप जब ऑर्डर 10 का रूल 1A देखेंगे, आप ऑर्डर 10 का रूल 1B देखेंगे और ऑर्डर 10 का रूल 1C देखेंगे, तो वहां पर इस पे प्रोसीजरल पार्ट में दिए हुए प्रोविजन इससे रिलेटेड दिए हुए हैं, जो कि हैं कि जब आप देखते हैं कि रूल 1A कहता है, तो रूल 1A कहता है कि जब कोर्ट एडमिशन और डिनायल जो पार्टीज के होंगे उन्हें रिकॉर्ड कर लेगी। कब? पार्टीज के एडमिशंस को और डिनायल्स को कोर्ट ने क्या किया, रिकॉर्ड किया। उसके बाद क्या आता है, फ्रेमिंग ऑफ इशू किए जाते हैं। लेकिन फ्रेमिंग ऑफ इशू करने से पहले, यानी कि कोर्ट के द्वारा एडमिशन और डिनायल को रिकॉर्ड करने के बाद पार्टीज के, और फ्रेमिंग करने से पहले क्या करना होगा, अगर कोर्ट चाहती है तो क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है पार्टीज को कि आप किसी एक मोड को ऑप्ट करिए जो कि सेक्शन 89 में दिया हुआ है। और पार्टीज के रिक्वेस्ट पे, यहाँ तो कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि आप पहले तो जाइए कोई एक मोड जो है ऑप्ट करिए, और फिर अगर पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि कोर्ट को कि आप हमें वो डेट बताइए जिस डेट पे हमें अपीयर होना है सेटलमेंट के लिए, तो वहां पर कोर्ट जो है इनको एक डेट प्रेस्क्राइब करेगी कि इस डेट को आपको जाना है और अपीयर होना है। ठीक, तो ये हमको मिल जाएगा ऑर्डर 10 के रूल 1A में। इसके बाद आप देखिए ऑर्डर 10 का रूल 1B। यहां हमने देखा कि ऑर्डर 10 के रूल 1A में क्या कहता है कि कोर्ट ने पार्टीज के एडमिशंस को, यानी कि जो एडमिट कर रहे हैं उसे या जो डिनाई कर रहे हैं उसे, रिकॉर्ड किया। अब बारी आती है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की, लेकिन फ्रेमिंग ऑफ इशू होने से पहले, फ्रेमिंग ऑफ इशू से रिलेटेड ऑर्डर 14 है, तो उससे पहले कोर्ट क्या कर सकती है, यहाँ पर पार्टीज को डायरेक्ट कर सकती है आप किसी एक मोड को ऑप्ट करिए। और जब यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट किया, मान लीजिए कि पार्टीज जो है आपस में सहमत हो जाती हैं किसी एक मोड को ऑप्ट करने के लिए, तो उसके बाद अगर वो रिक्वेस्ट करती हैं कोर्ट से कि आप हमें एक डेट प्रेस्क्राइब करिए कि जिस पार्टिकुलर डेट पे हमें अपीयर होना है उस फॉरम के समक्ष,
तो वहां पर कोर्ट इन्हें वो डेट प्रेस्क्राइब करेगी जिस डेट पे इन्हें उस फोरम के समक्ष जाना होगा। फिर आता है ऑर्डर 10 का रूल 1B। ऑर्डर 10 का रूल 1B कहता है कि पार्टीज जो डेट प्रेस्क्राइब की जाएगी कोर्ट के द्वारा इनके रिक्वेस्ट पे, उस डेट को पार्टीज को अपीयर होना होगा उस फोरम के समक्ष। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर 10 का रूल 1A। फिर हो गया हमारा ऑर्डर 10 का रूल 1B। अब बचता है हमारा लास्ट, वो है ऑर्डर 10 का रूल 1C। ये भी सिंपल सी बात कहता है, यहां पर आप पहले कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने कुछ एलिमेंट्स देखे, उसे ऐसा लगा कि ये मैटर जो है आउटसाइड कोर्ट भी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है, तो उसने आपको डायरेक्ट किया। फिर आपने ऑप्ट किया, डेट मांगी, डेट मांगने के बाद आप प्रेजेंट हुए, प्रेजेंट होने के बाद कोर्ट को या उस फोरम को जहां पर आप प्रेजेंट हुए तो वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या अथॉरिटी को ये ऐसा लगता है कि नहीं, यह मैटर जो है जो मोड दिए हुए हैं सेक्शन 89 में उनके तहत इन डिस्प्यूट्स को क्या नहीं किया जा सकता, सेटल नहीं किया जा सकता। अगर उस अथॉरिटी को ऐसा लगता है तो वो वापस से उसी कोर्ट को ये मैटर रेफर कर देगी और पार्टीज को फिर वापस से कोर्ट के सामने ही अपीयर होना होगा। तो ये बहुत सिंपल है, अगर हम देखें तो ये बहुत सिंपल है। हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि आपका एक डिस्प्यूट आता है, आपका एक सूट है जो किसी पार्टिकुलर चीज को लेकर के वो आपके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, पार्टी ए है, पार्टी बी है। आप गए कोर्ट में आपने सूट दायर यानी कि प्रेजेंट किया प्लेंट को, वहां पर कोर्ट ने देखा कि उसको देखने के बाद लगता है कि नहीं, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि इस डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर भी सेटल किया जा सकता है। वहां पर सेक्शन 89 में कोर्ट ने आपको कहा किसी एक मोड को चुन लीजिए और आप जाइए अपने डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व कराइए। अब आपने मोड ऑप्ट किया, फिर आपने कहा कि सर हमें एक डेट बताइए। डेट बताने के बाद आप पार्टीज क्या करेंगी कि उस डेट पे अपीयर होंगी। अपीयर होने के बाद उस फॉर्म को फिर लगता है कि नहीं, यह मैटर जो है आउटसाइड इस डिस्प्यूट को सेटल नहीं किया जा सकता, तो वापस से वो रेफर कर देंगी उसी कोर्ट को और फिर पार्टीज को अपीयर होना होगा उसी कोर्ट के सामने। तो हमने इससे रिलेटेड जो सीपीसी में प्रोविजन देखे वो हमने देखा कि पार्ट 5 में जो कि स्पेशल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है वहां पर हमने देखा सेक्शन 89। और जब हम प्रोसीजरल पार्ट में गए तो प्रोसीजरल पार्ट में हमने देखा क्या, शेड्यूल 1 का ऑर्डर 10 और ऑर्डर 10 में कहा रूल 1A, रूल 1B एंड देन रूल 1C। हमने देखा कि 1999 के अमेंडमेंट से आया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मनीमट कमिटी। ठीक, तो मनीमट कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया है। इसके बाद हमने कौन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड केस जो कि 2010 का है, वहां हमने देखा कि किस केस में ये मैंडेटरी है, किस केस में मैंडेटरी नहीं है। हमने इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51D देखा, फिर हमने इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 देखा, फिर हम गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वहां पे हमने सेक्शन 28 देखा, फिर हमने देखा कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जो है जिसमें प्रोविजन कंटेन करता है, फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 भी कुछ प्रोविजन कंटेन करता है। तो यहाँ पर हमने आज अपनी क्लास कंप्लीट की। और सॉरी, एक पॉइंट रह गया था हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 23। तो यहाँ तक जो है हमने आज कोशिश की इसको समझने की। अगर सबको ये क्लास अच्छी लगी हो, सबको सारी चीजें क्लियर हो गई हो, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर जरूर कर दें। और कल जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी स्पेशल प्रोसीडिंग पार्ट 5 के स्पेशल केसेस से रिलेटेड सेक्शन 90 to 93। आदर्श चौरसिया जी, प्लीज आप हमारे एडमिन कौस्तुभ त्रिपाठी जी से कांटेक्ट करिए, वो आपकी काफी हेल्प करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज जो है उनसे बात कर सकते हैं और आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है और फेसबुक पे हमारी लाइव क्लासेस डेली रहती ही हैं और इसके रिगार्डिंग आपको वही गाइड करेंगे। और जैसा अगर वो मुझे कुछ बताते हैं तो प्लीज आप उनसे कह सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, कोई कमी रह गई हो, तो प्लीज आप मुझे बताएं और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम फिर मिलते हैं कल रात को 8 बजे। और मैं आप जाते जाते फिर आप लोगों से बता दूं कि जो है कि हमारा नेक्स्ट वीक से यानी कि मान के चल सकते हैं मंडे और ट्यूसडे जो है हमारी क्लास इवनिंग में 4 बजे से रहेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जिस प्रकार मेरे साथ इतने टाइम पे जुड़े रहते हैं, आप उस टाइम भी जब हमारी क्लासेस चलेंगी तो आप ऐसे ही मेरे साथ देंगे। और कौस्तुभ जी ने अपना नंबर भी दे दिया है, आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका नंबर है 9455222921 और इसके रिगार्डिंग आप लोग को वो गाइड करते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी मुझसे कोई हेल्प लेनी हो तो आप कौस्तुभ जी से बात कर सकते हैं। अगर वो मुझे परमिट करेंगे तो प्लीज मैं आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों से बात करूंगा। अब आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। जी संगीता जी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद कि आप अभी तक मेरे साथ बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप सभी को तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।